मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th में फिजिक्स का जो टॉपिक है कि गति के समीकरण का निगमन। गति के समीकरण का निगमन इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने किया है, लेकिन वो सामान्य विधि से किया है। आज हम जो करने वाले हैं वो गति के समीकरण का निगमन समाकलन विधि से करेंगे, ठीक है। और मोस्टली टाइम एग्जाम में ये समाकलन विधि ही पूछता है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है हमारा, गति के प्रथम समीकरण का निगमन समाकलन विधि से कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे भी मेंशन रहता है। और गति का प्रथम समीकरण क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो हम थ्योरी लिखेंगे माना कोई वस्तु, जैसे हम लोगों ने उसमें लिखा था वैसे इसमें भी लिखाएंगे, पूरा सेम टू सेम। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिशील है, किसी समय t इक्वल टू 0 पर उसका प्रारंभिक वेग u तथा समय t इक्वल टू t पर उसका अंतिम वेग v हो जाता है। तब यहां तक सेम था उसमें भी, ठीक है। यहां पे एक चीज और अपन जो उसमें हमने लिखा था कि त्वरण की परिभाषा से, तो यहां पे लिखेंगे सेम चीज। तब त्वरण की परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा से जो सूत्र बनता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण तो a हो गया, वेग में परिवर्तन हम लोगों ने लिखा था v माइनस यू। हम वेग में परिवर्तन को एक और तरीके से शो कर सकते हैं, वो है dv। v मतलब वेग और d मतलब परिवर्तन। मोस्टली हम जहां जहां ये dv, dx, dt यूज करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है। और जब हम डेल x, डेल v, डेल t ऐसे यूज करेंगे, मतलब उससे परिवर्तन थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ये होता है अल्प परिवर्तन, वो थोड़ा ज्यादा परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और समय अंतराल, समय में परिवर्तित हो रहा, तो डी टी। ये चीज ध्यान रखना है। वेग के लिए dv लिखा, समय अंतराल के लिए dt लिखा, ठीक है। क्योंकि इनमें परिवर्तन हो रहा था इसलिए ऐसा किए। त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसको ऐसे वैसे रखती है, ओके। तीसरे गुणा करते हैं, a dt इक्वल टू dv, या तो हम इसको लेफ्ट में लिख लेते हैं, dv इक्वल टू a dt, ओके। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब इसके लिए हम थोड़ा एक समीकरण एक चित्र बनाते हैं। चित्र से हम नया समीकरण बनाएंगे, ओके। तो ये हमने चित्र बनाया, पॉइंट ए पॉइंट बी। चित्र जरूरी नहीं है, बुक में भी आपको देखने नहीं मिलेगा, लेकिन समझने में थोड़ा आसानी पड़ेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे जो समय था वो 0 था, इस पॉइंट पे जो समय हो गया वो t हो गया। या हिंदी में इसको लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, कि समय बराबर 0 और समय बराबर t। वेग बराबर u हो गया और वेग बराबर क्या हो गया? v, ठीक है। मतलब समय स्टार्टिंग में 0 था तो उसका प्रारंभिक वेग u था, समय t हो गया तो अंतिम वेग उसका v हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 का समाकलन करने पर, तो समीकरण 1 का हम समाकलन करते हैं। हमने यहां लगाया समाकलन dv बराबर a dt। समाकलन इससे पहले जो वीडियो था मैंने उसमें बता दिया था, आप आई होप उसको अच्छे से पढ़ लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। सिंपल थे। तो हमने समाकलन लगाया। और समाकलन में हम सीमा भी लगाते हैं, वो होता है निश्चित समाकलन। तो इसमें हम सीमाएं लगाएंगे। v वेग है तो इसमें वेग वाली सीमा लगा दो। क्या क्या है? वेग वाली सीमा u से v तक है, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। u स्टार्टिंग में था, बाद में v हो गया, तो u से v। फिर ये dt है, तो समय 0 से t। हम ये देख डिसाइड कर लेते हैं कि हमको क्या पुट करना है, क्या पुट नहीं करना है, ओके।
वेग के लिए वेग वाला पुट करेंगे, समय के लिए समय वाला पुट करेंगे। क्लियर? डीवी, यहाँ डीवी लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है। तो अच्छा, एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं u से v 1 dv इक्वल टू, a को बाहर निकाल लेते हैं, 0t, एक बाहर इसलिए निकालिए, एक कांस्टेंट है। यदि कुछ t जैसा टर्म होता तो हम t को अंदर रखते, उसके अलावा जितने भी टर्म होंगे सबको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब बचा dt है तो हम यहाँ इंटू 1 ले सकते हैं। हमको बताया कि हम 1 का जब भी इंटीग्रेशन करेंगे या समाकलन करेंगे तो हमको x मिलेगा। वो x तब मिलता था जब हम dx के रिस्पेक्ट में करते थे। यदि हम v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमको 1 का v मिल जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम 1 का dt के रिस्पेक्ट में कर रहे तो क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा। ये बात क्लियर हुई? यदि जब वो 1 का dx के रूप में होता तब वो x लिखते थे, लेकिन यदि ये dv होगा तो v, dt होगा तो t, dw होगा तो w, इस प्रकार से पूरा आएगा। ओके, अब ये करने के बाद हम सीमाओं को भी रख देते हैं, v और u, 0 और t। सीमाओं को कैसे पुट करते हैं पता ही है, उच्च सीमा पहले पुट करते हैं, फिर माइनस करके निम्न सीमा। v की जगह एक बार v रख देंगे तो कोई फर्क नहीं दिख रहा है, v की जगह पर u रखेंगे, बीच में माइनस का साइन, a, t की जगह एक बार t रखेंगे, फिर t की जगह एक बार 0 रखेंगे, बीच में माइनस का साइन। अब ब्रैकेट लगाएंगे, v माइनस यू इक्वल टू a, t माइनस 0 मतलब t, माइनस यू उधर जाएगा तो प्लस यू बन गया। ये है गति के प्रथम समीकरण का निगमन समाकलन विधि से, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित यदि कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा, हम उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे गति के द्वितीय समीकरण का निगमन, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है कि गति के द्वितीय समीकरण का निगमन समाकलन विधि से कीजिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग का थ्योरी इसमें भी जमा लेते हैं, लेकिन इसके थ्योरी में हल्का सा चेंजेस करेंगे अपन, ठीक है। वो चेंजेस क्या है, मानो कि वस्तु एक समय त्वरण a से गतिमान है, किसी समय t इक्वल टू 0 पर उसकी स्थिति, अब यहाँ पे हम एक नया वर्ड यूज करेंगे, उसकी स्थिति x नॉट और प्रारंभिक वेग u है, पहले भी यूज किए थे, तथा समय t इक्वल टू t पर उसकी स्थिति x और अंतिम वेग v है। मतलब पूरा का पूरा जो थ्योरी लिख रहा है वो पहले वाले के जैसा ही लिख रहा है, लेकिन इसमें जो स्थिति है वो अपन ऐड कर दिए। इसको आप एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। हम यहाँ एक डायग्राम बना लेते हैं, a और b, प्रारंभ में जो वस्तु है उसकी स्थिति है x नॉट और अंतिम में x, ऐसे लिख सकते हैं स्थिति x नॉट पे कब होगी, जब हमारे पास समय होगा 0, और जब x पे कब पहुंच जाएगा, जब उसने इतना समय लिया होगा t। फिर उसका जो वेग है वो स्टार्टिंग में क्या होगा u, और अंत में उसका जो वेग है वो क्या हो जाएगा v। इस स्थिति पर उसका समय 0 था और प्रारंभिक वेग u था। जब वो चलना प्रारंभ करता है तो उसका वेग u से v हो जाता है, उसको इतना दूरी तय करने में समय t लगता है, और जो उसकी स्थिति है वो कहाँ पहुंच जाती है, x पे पहुंच जाती है, ठीक है। ये चीज था इसमें। अब हम इसका डेरिवेशन में स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरी था इसमें, ये डायग्राम समझने के लिए। देन वी स्टार्टेड। उसमें हम लोगों ने यूज किया त्वरण की परिभाषा से, हम यहाँ यूज करेंगे वेग की परिभाषा से। वेग की परिभाषा से, तो वेग की परिभाषा से क्या सूत्र बनता है, v इक्वल टू dx बाई dt। मतलब उसकी स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष वह वेग है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, ठीक है। हम ये डेफिनेशन भी कह सकते हैं। तो उसकी स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा समय के सापेक्ष उसे हम वेग कहते हैं। तो वेग के लिए एक सूत्र बन गया। नॉर्मली वेग का सूत्र क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। स्थिति में जो परिवर्तन है वही विस्थापन है, और समय अंतराल तो रहता ही है, ठीक है। तो ये बन गया वेग का सूत्र। तीन गुणा करेंगे
तो dx इज इक्वल टू v dt, v का dt मल्टीप्लाई होगा तो v dt, ये आ गया। अब चूंकि गति का प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण से v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमको पता है, इसलिए यहाँ पे v का मान पुट कर देंगे ये वाला, इसलिए dx इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डी टी। ठीक है, dt के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, dx इज इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। अच्छा चीज यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ पे ये t और ये t का स्क्वायर मत बना देना, ठीक है, क्योंकि ये केवल t है और ये dt है, इनका आपस में कभी भी कोई मल्टीप्लाई वाला नहीं होने वाला। मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे कैसे लिखाएंगे, बस डॉट के रूप में या ऐसे क्रॉस के रूप में, ठीक है, लेकिन ये कभी भी dt स्क्वायर नहीं होगा। ओके, dt dx dv इनका किसी में कोई मल्टीप्लाई नहीं होता। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब सेम वही चीज सीमा शर्त के अनुसार जो पहले वाले में किए थे, अच्छा उसमें सीमा शर्त लिखना भूल गए होंगे। सीमा शर्त के अनुसार समाकलन करने पर सीमा शर्त क्या है, जो डायग्राम में देखा है, वहां पे डायग्राम बनाए थे, वहां भी सीमा शर्त यही थी। ठीक है, वहां से लिखे थे समाकलन करने पर, तो हम यहाँ लिख देते हैं सीमा शर्त के अनुसार समाकलन करने पर। समाकलन बना देते हैं dx u dt at dt, सबका समाकलन अलग अलग कर लिए। सीमा भी पुट कर देते हैं, जो सीमा शर्त है इसकी x के लिए सीमा x नॉट से x तक, तो निम्न सीमा ये हो गई, उच्च सीमा ये हो गई। फिर u मतलब dt t के लिए चाहिए, यहाँ u देख के वेग के लिए नहीं लिख देना है, मैं जो d के फॉर्म में रहता है उसको देखते हैं। तो dt लिखा है समय 0 से t तक, 0 से t, इसमें भी dt है, मतलब इसमें भी 0 से t। ठीक है, ये यहाँ पे करेंगे इसका कुछ बाहर निकाल दे क्या, एक स्टेप बाहर निकाल देते हैं, एक स्टेप में कर लेते हैं अपन इंटीग्रेशन। ठीक है, x नॉट x dx, u बाहर आ जाएगा, t के फॉर्म में नहीं है, u बाहर, केवल dt बचा। यहां से t तो t के फॉर्म में dt के फॉर्म में है, लेकिन ये नहीं, एक को बाहर निकाल दो, t अंदर रहेगा। अब समझ में आ गया कि कौन सी चीज अंदर रहता है, जो t के फॉर्म में दिख रहा है t वो अंदर है, बाकी जो नहीं था वो बाहर कर दिया हमने, 0 से t। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसका समझने के लिए शर्त करते हैं, dx का पता है, यहाँ 1 मान लेंगे तो x होगा, dt का पता है t होगा, और यहाँ पे इस t का करेंगे, dt का नहीं, किसका, इस t का करेंगे। तो dx के लिए x आएगा, मैं लिख देता हूं x नॉट टू x। ओके, dt के लिए t आएगा, लिख देते हैं t, ये से t और सामने u था, a लिखेंगे सामने प्लस a, t की पावर 1 है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे x की पावर n का मेथड यूज करेंगे समाकलन के लिए, जो क्या था x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, ये मेथड यूज करेंगे। तो अपने पास है यहाँ पे t की पावर कितनी है, 1 लिखी हुई है, t की पावर में कुछ नहीं दिख रहा, मतलब वहां पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो t की पावर 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1, मतलब t की पावर 2 बटे 2। ठीक है, t की पावर 2 बटे 2 ये आ जाएगा इसकी जगह पे, जब इसका हम समाकलन कर देंगे। तो कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये फॉर्मूला पे यूज कर रहे हैं। ओके, तो आ जाएगा t की पावर 2 बाई 2 0 टू t, जो मैंने अभी मिटाया उसको साइड में नोट कर सकते हैं ना, कैसे आता है t की पावर 2 बाई 2। ओके, तो x अभी सीमा पुट नहीं करते, थोड़ा बाहर निकाल लेते कुछ चीज अपन, फिर इकट्ठे तीनों की सीमाएं हम इकट्ठे पुट कर देंगे, उच्च सीमा ये दो बाहर निकाल लेते हैं, a बाई 2 t स्क्वायर t 0। अब सब में सीमाएं पुट कर देते हैं, x की जगह रखेंगे x माइनस x नॉट, u t की जगह रखेंगे t, और t की जगह रखेंगे 0,
प्लस a बटे 2, टी स्क्वायर की जगह टी रखेंगे एक बार तो टी स्क्वायर, देखो हम टी की जगह पे टी को रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, देन उसकी जगह जीरो रखेंगे और जीरो का भी स्क्वायर, यहाँ क्यूब होता पावर में तो क्यूब क्यूब आ जाता, ठीक है। यहाँ वाले में और यहाँ वाले में अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं था, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं आया, सिंपल यही उतर गया माइनस में, ठीक है ना, इसे ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, जो x माइनस एक्स नॉट है, यहां से यहां तक की जो दूरी है या विस्थापन है, इसका मान हम मान लेते हैं, चूंकि x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू एस मान लेते हैं अपन, ठीक है, डिस्टेंस को x मान लेते हैं कि यहाँ अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति तक के बीच का अंतर कितना था, तो s था, ठीक है। तो इसलिए s इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट क्या आ जाएगा, s आ जाएगा, u t माइनस जीरो मतलब t, a बाई टू मतलब इसको हम 1/2 a भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है, और टी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर मतलब केवल टी स्क्वायर। तो ये हमारे गति के द्वितीय समीकरण का निगमन समाकलन विधि से आ गया। अब समाकलन विधि जो है समान विधि से थोड़ी बड़ी है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट समाकलन विधि ही है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो हमने गति के प्रथम समीकरण का समाकलन विधि से देख लिया, गति के द्वितीय समीकरण का समाकलन विधि से देख लिया, अब हम लास्ट जो इससे थोड़ा छोटा मिलेगा, गति के तृतीय समीकरण का समाकलन विधि से निगमन देखेंगे, ठीक है। तो हम जो तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कि गति के तृतीय समीकरण का निगमन समाकलन विधि से कीजिए, और समीकरण क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ओके। तो इसमें भी हम थ्योरी लिखेंगे, तो इसका थ्योरी आप जैसे अभी जस्ट पिछले वाले का लिखिए, द्वितीय वाले का लिखिए, दूसरे वाले का वैसा ही सेम टू सेम एग्जैक्टली छाप लीजिएगा। मानो कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिशील है, जो किसी समय t इक्वल टू 0 पर उसकी स्थिति x नॉट तथा प्रारंभिक वेग u है, और प्रारंभिक वेग u है, तथा किसी समय t इक्वल टू t पर उसकी स्थिति x और अंतिम वेग v है, पूरा वही तरीके लिखेगा v है, ठीक है। चित्र भी उसका वैसा ही बनेगा एग्जैक्टली, चित्र भी उसका वैसा ही जाएगा, a और b पॉइंट पे उसकी जो स्थिति है, चित्र बना लेते हैं एक बार, उसकी स्थिति जो है वो x नॉट, और यहाँ पे जो स्थिति उसकी हो जाएगी वो हो जाएगी x, जो उसका समय था वो 0 और समय हो जाएगा यहाँ पे t, फिर यहाँ पे वेग उसका हो जाएगा u और वेग हो जाएगा v, ठीक है, इस प्रकार से। तो देन हम इसको भी करते हैं अब सॉल्व। हाँ, ये उतना ही रहेगा पूरे पहले के जैसा ही, अपन इसको कुछ कॉलम में बांट लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लिखेंगे थ्योरी अपना त्वरण की परिभाषा से, त्वरण की परिभाषा से जो फर्स्ट वाला यूज किए थे, a इक्वल टू dv बाई dt, यहाँ डायरेक्ट यूज कर दे रहे हैं, कुछ हिंदी में ना लिख के, क्योंकि फर्स्ट वाले हम लोगों ने समझ लिया था क्यों लिखते हैं कैसे लिखते हैं। तो a इक्वल टू dv बाई dt, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक चीज करेंगे, मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते थे, जैसे x इज इक्वल टू 3y लिखा है, तो हम लोग यदि जरूरत हो तो किसी भी पक्ष में किसी भी संख्या का गुणा और भाग दोनों कर दिया, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ करते हैं इंटू 2 बाई डिवाइड 2, हमने 2 का गुणा किया और 2 का भाग किया, ठीक है, ये चीज सीखा हमने। तो यदि हम किसी भी चीज का गुणा और भाग दोनों चीज कर सकते हैं वहां पे, ठीक है, तो गुणा भाग एक साथ करना है, तो यहाँ पे किसी से गुणा और भाग करना है, यहाँ पे हम dx का गुणा और भाग करेंगे, dx का गुणा भी करेंगे और dx का भाग भी करेंगे, तो करते हैं a इक्वल टू dv बाई dx इंटू dx बाई, हमने dx का भाग किया, dx का गुणा किया, dx से dx कट जाएगा तो dv बटे dt फिर से पहले जैसा बचता, ठीक है। तो मतलब हमने जो किया है वो सही है, dx से dx कटेगा तो पहले जैसा बच जाता, हमने dx का भाग किया, dx का गुणा किया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी जो इसके पहले वाला कर रहे थे, चूंकि v इक्वल टू dx बाई dt होता है, मतलब ये दिख रहा है ना, इसके लिए क्या होती है, v होती है, इसलिए a इक्वल टू dv बाई dx इंटू v, हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, v लिख दिया,
ओके, ये किया हमने यहाँ पे। इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा a dx इज इक्वल टू v dv। यहाँ भी v का मल्टीप्लाई नहीं होगा ना। ओके, तो सेम वही लिखेंगे सीमा शर्त के अनुसार समाकलन करने पर। सीमा शर्त के अनुसार समाकलन करने पर तो हम इसका समाकलन कर लेते हैं a dx v dv। ये किया हम लोगों ने। अब यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो x मतलब स्थिति वाला, तो x नॉट से x, v मतलब वेग वाला तो u से v, u से v। a को बाहर कर लेते हैं यहाँ, dx x नॉट टू x, v dv के फॉर्म में, इसलिए वो बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो अंदर ही रहेगा v dv। अब यहाँ v की पावर क्या है 1, तो जस्ट के पहले वाले में किए थे v की पावर 1 में 1 जोड़ेंगे और 1 प्लस 1 करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? वही फॉर्मूला x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1, घात में 1 जोड़ेंगे और पूरे नीचे लिख देंगे। तो हमने उसके घात में 1 जोड़ा और पूरे नीचे लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या आएगा v की पावर 2/2 आ जाएगा। तो हम सीधे इसके लिए क्या लिखेंगे, इसका समाकलन हटा के v की पावर 2/2। ओके, जिन लोगों ने समाकलन का सूत्र नहीं पढ़ा है वो समाकलन वाला वीडियो जाके देखेंगे और समझेंगे कि समाकलन कैसे होता है, नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ dx से केवल तो इसका x आ जाएगा, x नॉट इक्वल टू v का हो जाएगा v की पावर 2/2 v स्क्वायर u स्क्वायर, सॉरी v और u, सॉरी v और u। ओके, तो नेक्स्ट पुट करते हैं वैल्यू। यहाँ 2 को बाहर निकाल लेंगे फिर हम उसकी सीमाओं को पुट करेंगे। ठीक है, तो a x माइनस x नॉट इसकी सीमा पुट कर लिया अपन, फिर 1/2 बाहर निकाल लिए और v स्क्वायर की जगह पर v रखेंगे और u रखेंगे, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, जो घात है वो घात लगे रहता है। ठीक है, वो घात इनमें आ जाता है, तो आ गया 10। यहां लिखेंगे चूंकि x माइनस x नॉट इक्वल टू s, जो उसमें भी लेते हैं अपन, इसलिए a s इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2 को तिर्यक गुणा कर देंगे, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, माइनस u स्क्वायर इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू v स्क्वायर। लेफ्ट वाले को इधर लिख दे, पक्षांतर नहीं कर रहे, सीधा इधर लिखा गया u स्क्वायर प्लस 2as, ये जमा दिए। ये थे गति के तृतीय समीकरण का रिंगबंध समाकलन विधि से। ठीक है, समाकलन विधि पहली बार पढ़ रहे थे, थोड़ा टफ लगेगा, इसलिए इसको करने से पहले आप समाकलन विधि का जो मैंने वीडियो बनाया है वो देख लीजिएगा कि समाकलन कैसे करते हैं, निश्चित भी और अनिश्चित भी। ठीक है, तो ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।